बोलो भारत माता की, भारत माता की। आपातकाल के 50 वर्ष कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, देशी विश्वविद्यालय से छात्र संघ के नेता के रूप में आपने पूरे देश में अपना नाम बढ़ाया, विश्वविद्यालय का नाम बढ़ाया, ऐसे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे इस सरकार के बहुत ही सक्रिय और नए नए इनोवेशन करने वाले मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, हिंदुस्तान समाचार समूह के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद जी, आदरणीय संजय शुक्ला जी और मेरे मित्र जिनके आदेश पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भाई दिलीप शुक्ला जी, और मेरे सामने बैठे मैं चेहरे देख रहा हूं, व्यक्ति नहीं जो अपने आप में एक एक संस्था है, ऐसे तमाम सम्मानित साथी, वंदनीय साथी। आज का कार्यक्रम अपने आप में एक ऐसे विषय के साथ है जो विषय जब हम सुनते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे यहाँ सीनियर पत्रकार बैठे हैं जिनकी लेखनी को लोग उनके नाम से ही पढ़ते हैं, हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत सारे प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं जो अनेक विषयों के विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपातकाल के 50 वर्ष जब ये वाक्य हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि ये वो घिनौना अध्याय, ये वो घिनौना चैप्टर जिसकी चर्चा आज भी, और कई बार लगता हो कि 50 साल हुए हैं, तो 50 साल के बाद भी इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र जो सेनानियां बैठे हैं उनका अभिनंदन करने का हमें अवसर मिलता है। और साथ ही जो नई पीढ़ी हमारी है, जो हमारे युवा हैं, उन युवाओं के संज्ञान में भी ये विषय जाता है कि कैसे अत्याचार बर्दाश्त करके भी इस लोकतंत्र को बचाने का काम हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने किया। ये भी हमें हमारी जानकारी में आता। हम सब जानते हैं कि कैसे सत्ता के सुख के लिए, कैसे अपनी मीमांसा के लिए, कैसे अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस देश के ऊपर आपातकाल को थोपा गया। जब देश में वातावरण था, युवा भी संघर्ष कर रहा था अपनी मांग के लिए, किसान भी संघर्ष कर रहा था, भ्रष्टाचार चरम पर था। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी जीत करके आई और लगातार पूरे देश में मूवमेंट खड़ा हुआ, और मैं कह सकता हूं कि जेपी के नेतृत्व में, वो चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो, पूरे देश में जब मूवमेंट खड़ा हुआ तो एक घबराहट भी थी सरकार के अंदर कि विद्यार्थी अपनी बातें कर रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठ रही है, तो धीरे धीरे वो सरकार के कानों तक आवाज पहुंचने लगी। लेकिन जब एक फैसला आता है माननीय न्यायालय का, और न्यायालय के उस फैसले में 12 जून 1975 में जब आंखें खोल दी जाती है सरकार की कि आपका जो चुनाव है इंदिरा जी, आपने दुरुपयोग करके साधनों का और भ्रष्टाचार के आधार पर आपने चुनाव को जीता है, तो केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए, और लगा के एक हाईकोर्ट का फैसला आया है। साथ साथ ही देखा कि पूरे देश के अंदर जो वातावरण है, गुजरात में चुनाव हुआ तो चुनाव में आप पराजित हो गए, वहां जनता पार्टी की सरकार बन गई। आपने देखा सारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम बैठे हैं, विश्वविद्यालय के हमारे जितने छात्र थे, देश भर के नेता थे, वो सड़क पर उतरे थे, आप दमन कर रहे थे और गले में पट्टी डाल रहे थे, मुकदमे लगा रहे थे, उसके बाद भी छात्र सड़कों पर थे, लेकिन आपने घबरा करके बिना किसी तथ्य के, बिना किसी संविधान की मर्यादा का पालन करते हुए आपने इमरजेंसी को, आपातकाल को इस देश के ऊपर थोपने का काम। ये बहुत ही शर्मसार है। हमारे मुख्य अतिथि हैं, निवक्ता हैं, बहुत सारी बातें रखेंगे, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये केवल अपनी कुर्सी के लिए, एक ऐसा देश जिस देश की आजादी प्राप्त करने के लिए अनेकों नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, और मैं तो कहता हूं
किसी कवि ने लिखा होगा, खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, एक कतरा भी ना रखा अपने तन के वास्ते। यूं तो दुनिया में मरते हैं बहुत, पर मौत वो है जो आए वतन के वास्ते। ऐसे क्रांतिकारी ने देश को आजाद कराया और आप सत्ता की लोलुपता में आप इस हद तक चले गए। आपने इस आपातकाल को देश के ऊपर थोपने का काम किया। उस समय टेलीविजन नहीं था, लेकिन आपने रात में कोई कैबिनेट नहीं किया। आपने सुबह ही जैसे लोगों ने आकाशवाणी बीबीसी के माध्यम से सुना कि देश पर तो आपातकाल लागू हो गया है, और जगह जगह आपने दबिश देनी शुरू कर दी, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी यहां बैठे, सारे अखबारों पर आपने चाबुक चला दिया। विरोध करने के लिए कहते हैं, बहुत सारे अखबारों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए अपने कोरे पन्ने छापने शुरू किए। कुछ नहीं लिखा, कोरे पन्ने छापे, केवल अपना विरोध स्वरूप प्रेमल को बदलने का आपने काम कर दिया, सारी धाराओं में संशोधन करने का आपने काम कर दिया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब हम लोग आजाद हुए थे, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय शायद चर्चिल ने टिप्पणी की थी, और उस टिप्पणी का जवाब, और टिप्पणी में जो बोल दिया था कि कैसे लोकतंत्र को संभालेंगे, लेकिन उस टिप्पणी का जवाब यदि चर्चिल जैसे व्यक्ति को देने का काम किया तो देश के नौजवानों ने किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, और तमाम चाहे एबीपी या सारे संगठनों ने किया कि हम लोकतंत्र बनाना भी जानते हैं और हम लोकतंत्र को बचाना भी जानते हैं। अपनी जान को देकर के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में भेज दिया गया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक हमारे प्रचारक एक बार हमारे घर पर मुझे सौभाग्य मिला उनके आने का, तिलक राज कपूर जी। मैंने उनसे पूछा, आपकी जो ये नाखून है ये भाई साहब काले काले क्यों हैं? आपके पैरों के नाखून भी काले काले। लेकिन उन्होंने बात को टालते रहे, क्योंकि सोम का प्रचार वो लोग नहीं करना चाहते। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ो। तो थोड़ी देर बाद जब काफी आग्रह हुआ तो उन्होंने कहा ये सारे हाथ पैर के नाखून ये निकाल लिए गए। यातनाएं देते थे लोगों, बताओ अटल जी कहाँ हैं, बताओ अडवाणी जी कहाँ हैं, बताओ संघ के लोग कहाँ हैं, बताओ एबीपी के लोग कहाँ हैं, बोलो आरएसएस के प्रचारक कहाँ हैं, अन्य समाज सेवी कहाँ हैं, अन्य जो लोग लगे थे आंदोलन में वो लोग कहाँ हैं। तरह तरह की प्रताड़ना देने का काम करते थे। लेकिन मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है, जहां आपातकाल का घोर संकट था, उसी में आशा की एक किरण भी थी कि इस देश ने कभी भी तानाशाहों के सामने झुकना नहीं सीखा, कभी झुकना नहीं सीखा। देखिए कितनी कठिन परिस्थिति होगी, ना टीवी है ना कोई माध्यम है, कैसे समाचार एक दूसरे के पास भेजना होगा। छोटे छोटे बात सुन से वो एक दूसरे के समाचार का आदान प्रदान करते थे। मीसा लोगों के ऊपर लगा दी, और मीसा भी ऐसी जिसमें कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं थी। रासुका तो हमारे ऊपर भी लगी थी 2013 में, लेकिन उस समय हम हाई कोर्ट जा सकते थे, अपनी बात कह सकते थे। पर लोकतंत्र सेनानियों पे जो मीसा लगी, उन्हें अपनी बात कोर्ट में कहने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि कोर्ट को भी कहीं ना कहीं धारा हटा करके कोर्ट को भी बाधित करने का काम किया गया। हमारे राजनाथ सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, देश के रक्षा मंत्री, वो स्वयं अपने माता जी के संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। ये ऐसी सी हजारों लाखों घटनाएं हैं जो सह करके भी लोकतंत्र को मजबूती के लिए अपने आप को तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे, अपने आप को प्रस्तुत करने का काम किया। इसलिए जरूरी है हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे युवा लोग हैं, हमारे छात्र नेता हैं, ये विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है, उस पीढ़ी तक ये विषय जाना चाहिए कैसे लोकतंत्र का हनन करने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, चाहे जेपी हो, चाहे अन्य हमारे नेतागण हो, अटल जी, अडवाणी, यानी हमारे अनेकों नाम हैं। राजनारायण जी ने भी जो है उस समय वो गए थे कोर्ट के अंदर, कि जिन्होंने संघर्ष का बिगुल बजाया और देश के अंदर ऐसा वातावरण खड़ा किया कि पूरे देश को एक मत करने का काम किया और तानाशाहों को झुकाने का काम कर दिया। आज भी बहुत सारे लोग छोटी सी एक किताब लेकर के जेल में घूमते हैं, संविधान दिखाते हैं ना संविधान। इसलिए इस कार्यक्रम का यह भी महत्व है कि ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि जेल में जो किताब लेकर के घूम रहे हो, इसे दिखाने का तुम्हें अधिकार नहीं है। अरे बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव, तो आपने 1952 में देखा कि बाबा साहब जीत रहे हैं। उसी बाबा साहब के आपने चुनाव में 80,000 से ज्यादा वोट निरस्त करा करके उनको चुनाव हराने का काम किया। आपको एक किताब दिखाने का काम नहीं है,
आपने प्रेम्बल बदलने का काम किया, आपने हमारी धाराओं में छेड़छाड़ करने का काम किया, लाखों लोगों को जेल भेजने का काम किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो भी हो सकता था वो प्रताड़ना आपने देने का काम किया। एक जेल में जिसकी क्षमता 400 थी, उस जेल में 4000 लोग थे। कोई मेन्यू नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल और केवल दमनकारी नीति थी। लेकिन इस दमनकारी नीति को कुचलते हुए मैं, चूंकि 100 वर्ष संघ के पूरे हो रहे हैं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम उन सामाजिक संगठनों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मजबूती के साथ बिना संसाधनों के इस मसाल को जलाने का काम किया और देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मेरी आंखें देख रही हैं। आज 100 वर्ष संघ के पूरे हो रहे हैं। उस समय कहा था कि मेरी आंखें देख रही हैं। जो बहरे हैं वो सुन नहीं पा रहे होंगे, जो अंधे हैं वो देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मेरी आंखें देख रही हैं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा। और आज हम उस पल को देख रहे हैं अपनी आंखों से। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि किस तरह से माहौल बनाया देश को परम पर ले जाने की तरफ। उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जिनके पूर्वज जेलों में गए, आज वो कांग्रेस के साथ गलबैया करते घूम रहे हैं, हाथ में हाथ डाल करके घूम रहे हैं। इसलिए आपातकाल के 50 वर्ष उस इतिहास को, उस कलंकित समय को भी याद करने के हैं। और हमारे नौजवानों, हमारे संगठनों, हमारे पत्रकार साथियों, पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1000 से ज्यादा पत्रकार, बड़े संवाददाता जेल भेज दिए, लेकिन वो फिर भी दबे नहीं। आप कल्पना करिए कि बड़ी बड़ी मशीनों पे जहां काम होता था, फिर काम होने लगा कि रात को आवाज ना आ जाए, धीरे से हाथ की मशीनों से काम करते थे, प्रिंटिंग करते थे। फिर संघ के कार्यकर्ता, एबीपी के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता रात रात वो पत्र वितरित करते थे। जो मिसा में बंद है उसके लिए व्यवस्था उसके घर की करना। बहुत सारी कहानी तो ऐसी होती है, बेटी की शादी तय हो गई और वो मिसा में बंद है तो समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर कहा चिंता की कोई बात नहीं है, समाज आपके साथ खड़ा है। ऐसे लोगों के अभिनंदन का भी समय है। मैं आपका अभिनंदन करता हुआ और युवा पीढ़ी से आह्वान करता हुआ, चूंकि समय की प्रतिबद्धता है, युवा पीढ़ी से आह्वान करता हुआ कि आप पहचानिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ एक षड्यंत्र करने का काम किया, जिसने भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया। वो अलग बात है कि आज भी वो दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। और इस मंच से मैं एक भी मांग करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। और यदि वो कहते कि अपराध मेरा नहीं है, मेरे पूर्वजों का अपराध है, तो कम से कम अपने लिए नहीं, उन्हें पूर्वजों के नाम पर ही देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों का हनन किया। मैं इतने सुंदर कार्यक्रम में इतने बड़े, इतने वरिष्ठ चेहरे यहाँ हैं, आप सबका अभिनंदन करते हुए विस्तार तक जाने का समय नहीं था। हमारे बहुत सारे शानदार वक्ता यहाँ मौजूद हैं। आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए और देश मजबूती के साथ ऐसे ही दुनिया में अपनी पहचान बढ़ाते हुए आगे बढ़ता रहेगा। कुशल नेतृत्व के हाथों में अभिनंदन करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।